Assalamu alaikum dear friends, here I'm gonna to explain you another topic from the chapter number 8, reproduction and development, and the topic name is sexual reproduction in the vertebrates. तो डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसका मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता दूं। पहले उसमें पहली चीज़ ये होगी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी वर्टिब्रेट्स के अंदर कितनी अहमियत है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो फिशेज़ है, फिशेज़ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है या नहीं पाई जाती। उसके बाद एम्फीबियंस के बारे में देखेंगे, एम्फीबियंस के ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, किस ग्रुप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर एम्फीबियंस के अंदर कौन सा ट्रेंड डिवेलप्ड हुआ है। देन हम बर्ड्स की बात करेंगे, मैमल्स की बात करेंगे और रेप्टाइल्स की बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हैं, किस तरह का इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले था और अब डेवलप्ड हो चुका है और उनके अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशन आ चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा बेसिक लेवल से। अगर मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूं तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें समझने को मिलेगा कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अहमियत इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी लाइफ से ज़्यादा, उनकी जो लाइफ्स होती है ना, उनकी लाइफ्स के ऊपर जो चीज़ डोमिनेट कर रही होती है वो रिप्रोडक्शन कर रही होती है। यानी कि अपनी वो स्पीशीज़ को बचाने के लिए, अपनी स्पीशी को बचाने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए अपनी लाइफ तक यानी कि वो दे सकते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास है साल्मोन। अगर हम साल्मन फिश की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो साल्मन फिश होती है, इस साल्मन फिश को रिप्रोडक्शन जब ये करती है तो रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। और जब ये साल्मन जो फिश है ये माइग्रेशन करती है, अपने इन्वायरमेंट से बाहर की जानिब जाएगी, स्टेबल इन्वायरमेंट को छोड़कर दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर मूव करती है। उसके नतीजे में ये जो साल्मन है, साल्मन की डेथ हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसने अपनी लाइफ से ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफर की है? रिप्रोडक्शन को प्रेफर की है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर होती है कि वर्टिब्रेट्स की लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वर्टिब्रेट्स के अंदर, उनके अंदर कौन कौन सी नई नई अडॉप्टेशंस आ चुकी हैं, यानी कि कौन से वर्टिब्रेट्स ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर अडॉप्टेशंस का जिक्र करेंगे और कुछ बेसिक वर्टिब्रेट्स के अंदर उन अडॉप्टेशंस और उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को देखने वाले हैं। तो पहले डियर फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएंगे फिशेस। अगर हम फिशेस की बात कर लेते हैं तो फिशेस के अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस करने की, हाई फेकेंडिटी का मतलब होता है कि जो गैमेट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी बात, फिशेस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है वो एक्सटर्नल ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर बोनी फिशेस की बात कर लें या फिर कोई और फिशेस की बात कर लें तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा यूँ कि जो फिशेस होंगे ये बहुत ज़्यादा गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, एग सेल भी और स्पर्म सेल्स भी। और इनके अंदर अडॉप्टेशन ये है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव मेथड है, स्ट्रक्चर है या फिर इनकी जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है, उसके अंदर एवोल्यूशन आ चुकी है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करने के काबिल हो चुके हैं। दैट इज़ द बेसिक वर्टिब्रेट, दैट इज़ द बेसिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इन द फिशेस। अब हम उसके बाद फिशेस के बाद अगर एम्फीबियंस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस में बेसिकली 3 ग्रुप्स आएंगे। पहला जो ग्रुप होता है वो है सेसिलियंस, फिर आ जाएगा सालमेंडर्स का, फिर आ जाएगा एनूरंस का। अब ये एम्फीबियंस का जो हाल ही में ट्रेंड है, इन्होंने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की तरफ और वहाँ पर आके रहना शुरू कर दिया है और इनका जो रुझान है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा हो गया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर इनको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आकर सर्वाइव करना है तो इनको अडॉप्टेशंस चाहिए टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की। लेकिन अगर हम इन तीनों ग्रुप्स में से एम्फीबियंस के सिर्फ एनूरेंस की बात करते हैं तो एनूरेंस वो वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर वो अडॉप्टेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि अडॉप्टेशंस इनके अंदर आ रही हैं। और ये जो एनूरेंस है, इन एनूरेंस ने स्टार्ट कर दिया है रहना टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पर, यानी कि इन्होंने अपना जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर चेंज कर दी है और उसको अडॉप्ट कर लिया है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के मुताबिक। रिप्रोडक्टिव structure is adopt to terrestrial environment। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि इनको
रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा पानी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब एन्यूरेंस के अंदर इनको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि इनके अंदर अडाप्टेशन हो चुकी हैं। अगर इनके अंदर अडाप्टेशन हो चुकी हैं तो इसका मतलब है जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स और जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर आकर भी सर्वाइव कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इन द एम्फीबियंस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के बारे में। अगर हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि फिशेस के बाद एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स और फिर बर्ड्स डेवलप्ड हुए हैं। जब इनकी डेवलपमेंट हो रही थी उस वक्त इनके अंदर अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लें तो बहुत ही सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डेवलप्ड हो चुका है, एडवांस्ड हो चुका है और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। डेवलप्ड, एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट नाउअडेज इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एज वेल एज इन मैमल्स। अब इनके अंदर जो डेवलप्ड हुआ है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ चुकी हैं। उनमें पहली चेंजेस ये है कि इनके अंदर शेल्ड एग डेवलप हो गया है, शेल्ड एग विद यॉक। अगर मैं डियर फ्रेंड्स बात कर लेता हूँ रेप्टाइल्स के बारे में, अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करता हूँ तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स ने क्या किया है कि रेप्टाइल्स ने एक बहुत ही डेसिकेशन रेजिस्टेंट शेल्ड डेवलप कर लिया है। डेसिकेशन रेजिस्टेंट हार्ड शेल, डेसिकेशन रेजिस्टेंट हार्ड शेल इन्होंने डेवलप कर लिया है। और साथ में डियर स्टूडेंट्स इस शेल के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, यॉक भी मौजूद होती है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्री होगा उस डेवलपिंग एम्ब्री को खुराक पहुंचाना ताकि उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूस रह सके। तो दैट इज़ द बेसिक अडॉप्टेशन इन द रेप्टाइल्स। लेकिन इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में शेल तो डेवलप कर लिया है, यॉक भी आ गया है, यॉक भी मौजूद है, लेकिन अगर हम इसके अंदर मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर डियर फ्रेंड्स थ्री यहाँ पर मेम्ब्रेन्स भी डेवलप हो गए हैं। शेल के अंदर 3 मेम्ब्रेन्स भी बन गए हैं, 3 मेम्ब्रेन्स बन गई हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन्स है ये बनी थी रेप्टाइल्स के अंदर, लेकिन अब अगर हम आज बात करते हैं बाकी मैमल्स और बर्ड्स के बारे में तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर भी ये 3 मेम्ब्रेन्स, उनका जो शेल होगा, जो एग होता है, उनके एग के भी इर्द गिर्द ये 3 बेसिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। बेसिक मेम्ब्रेन्स मैमल्स के अंदर भी होंगी, बेसिक मेम्ब्रेन्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स, और बर्ड्स के अंदर भी पाई जाती हैं जो कि इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक सेकंड अडॉप्टेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स जो सेकंड अडॉप्टेशन है वो है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट। अब अगर मैं बात कर लेता हूं मैमल्स के बारे में तो जो अर्ली मैमल्स हैं, अर्ली मैमल्स के अंदर ये मेथड डेवलप हुआ था, ठीक है। अर्ली जो मैमल्स थे उनके अंदर ये मेथड डेवलप हुआ था इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फूड होती है, साथ में फूड एंड ऑक्सीजन, खुराक और ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है टू द एम्ब्रियो, या फिर जो बेबी होता है, जो फीटस है, उसको प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग द गेस्टेशन। जो गेस्टेशन का पीरियड होता है उस पीरियड के दौरान उसको खुराक भी दी जाती है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जाएगी। और डियर फ्रेंड्स आफ्टर दैट इसके अलावा इसके अंदर एक और अडॉप्टेशन हुई है कि वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स इंटरनल डेवलपमेंट के साथ साथ जो बॉडी होगी, जैसा कि अगर मदर है, मदर की बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा, अगर मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव है, बच्चा RH नेगेटिव है, या फिर मदर जो है वो RH नेगेटिव है और बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है, उस सूरत में डियर स्टूडेंट्स RH एंटीबॉडीज़ बनती हैं। यानी कि जो मदर का इम्यून सिस्टम होगा, मदर के इम्यून सिस्टम से भी वो जो बच्चा होगा, एम्ब्रियो होगा, जो डेवलप कर रहा होगा, उससे मदर के इम्यून सिस्टम से भी क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा, ताकि मदर का इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। आफ्टर दैट ये तो हो गया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यानी कि जब डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रही होगी। अगर हम बात कर लेते हैं उसके बाद के प्रोसेस की, तो डियर स्टूडेंट्स जब डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो डेवलपमेंट के प्रोसेस के बाद बर्थ का प्रोसेस आता है। तो बर्थ के बाद जो फीमेल मैमल होती है वो सबसे पहले अपना जो बेबी होगा उसको फीड करवाएगी। फीमेल मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट होती है और मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के बाद जो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन होगी
वो फीमेल मैमल्स उस मिल्क को अपना जो यंग वन होगा, जो ऑफ स्प्रिंग हो उसको फर्स्ट टाइम क्या करवाएगी, फीड भी करवाएगी। दैट इज़ द बेसिक डेवलपमेंट इन द मैमल्स एज वेल। अ थर्ड वन इज़ द एवोल्यूशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फीमेल मंकी की बात कर लेता हूँ या एपिक्स की बात करूँ, एपिस फीमेल मंकी की बात कर लेते हैं, तो इनके अंदर ना जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे होती है डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ उसी वक्त मेट करेंगे जब वो ओएस्ट्रस साइकिल में होती हैं। मेट ओनली ड्यूरिंग एस्ट्रस साइकिल, ठीक है, जब वो एस्ट्रस साइकिल में होंगी सिर्फ वो उसी वक्त मेट करेंगे। लेकिन अगर हम मैमल्स की बात कर लेते हैं या फिर ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर एक अडॉप्टेशन हो चुकी है। ह्यूमंस की मेंटल डेवलपमेंट यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप हो चुका है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट हो चुका है, जिसके नतीजे में ह्यूमंस ने अपने जो इमोशंस हैं या हार्मोन्स हैं उसके ऊपर या फिर अपने जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ ओएस्ट्रस साइकिल के दौरान ही रिप्रोडक्शन नहीं करती, अपने सेक्सुअल बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं करती, मेट नहीं करती, बल्कि ये थ्रू आउट द एयर, ठीक है, थ्रू आउट द एयर ये क्या कर सकती हैं, थ्रू आउट द एयर इनमें रिप्रोडक्शन यानी कि मेटिंग का प्रोसेस हो सकता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल अरोजल होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर। डैट विल बी डिपेंड्स ऑन द हार्मोन्स, वो हार्मोन्स के डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अगर हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि मंकी की या एपिक्स की बात करें, तो उनके अंदर वो फीमेल्स जो होंगी वो मेट सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है ऑफ स्प्रिंग्स के लिए, और ये थ्रू आउट द एयर कंटिन्यूसली नहीं करती, बल्कि एक पूरे साल में एक ख़ास वक्त में करेंगी, ठीक है, पूरे साल में एक ख़ास वक्त में जब वो ओएस्ट्रस साइकिल में होगी फीमेल। लेकिन अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो ह्यूमन फीमेल के अंदर ये मैकेनिज्म थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, इसी वजह से उसने अपने इमोशंस के ऊपर काबू पा लिया है, और इसी वजह से डियर स्टूडेंट जो ह्यूमन फीमेल है वो थ्रू आउट द एयर विदाउट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी बनाए वो मेट कर सकती है, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर जो सेक्सुअल अरोजल होगा वो हार्मोन्स के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लास्ट वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर, यानी कि जो मैमल्स हैं या ह्यूमंस हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हो गए हैं इस वक्त। ह्यूमंस आर मोस्ट सक्सेसफुल मैमल्स। इसकी एक वजह है डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह ये है कि अगर हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं तो ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स कंसीडर्ड किया जाएगा वो आफ्टर द मैरिज किया जाता है, ठीक है, आफ्टर मैरिजेस कंसीडर किया जाता है। और ये जो डियर स्टूडेंट्स मेटिंग प्रोसेस है इसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी समझा जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी इसको कंसीडर्ड किया जाता है, जो कि हेल्पफुल होता है ऑफ स्प्रिंग्स की प्रोडक्शन के अंदर भी। और यही वजह है कि ह्यूमंस के अंदर जो सोशल कल्चर्स हैं, सोशल कल्चर्स के डेवलपमेंट की बेस पर जो ह्यूमन मेल्स हैं और फीमेल्स हैं वो आफ्टर द मैरिज ही मेटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यूस करते हैं, और वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है जो कि ऑफ स्प्रिंग्स तक कंटिन्यूस रहता है। और यही वजह है कि जो ह्यूमंस हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इन तमाम एनिमल्स के दरमियान में से। होप सो आपको ये सिंपल सा टॉपिक समझ आ गया है। इसका जो सेकंड पोर्शन है वो इंशाल्लाह कल को कवर अप करेंगे।